मतलब मोनोटोनिक वर्ड जो है इसका अपने आप में मीनिंग होता है मोनोटोनिक, मतलब जैसे कई बार बोलते हैं ना हमारी जो है लाइफ बड़ी मोनोटोनिक है, हम पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में, है ना। तो मोनोटोनिक या फिर आपकी लाइफ बड़ी मोनोटोनिक है, इतने बजे उठते हो इतने बजे क्लास लेते हो इतने बजे सो जाते हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल, मतलब एक सार का हिंदी में मीनिंग होता है मोनोटोनिक का, एक सार, एक जैसा, एक जैसी चीजें हो रही है। तो फंक्शन में मोनोटोनिक क्या है, जो एक जैसा बिहेवियर दिखाए। मतलब अपनी नेबरहुड में देखिए, अगर फंक्शन अपनी नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब थोड़ा सा अपनी लेफ्ट नेबरहुड देखो, a - h लिमिट में पढ़ा था हमने, a - h होता है a से थोड़ा लेफ्ट नेबरहुड और a + h होता है a के राइट नेबरहुड, h टेंड्स टू 0 में, राइट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड वैल्यू, राइट हैंड वैल्यू फंक्शन की वैल्यू। तो अगर लेफ्ट से थोड़ी सी बड़ी a पे हो जाए और उससे थोड़ी बड़ी f of a + h पे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जैसे जैसे आप डोमेन बढ़ा रहे हैं, ये a था, ये a - h है और ये a + h है, तो जैसे जैसे डोमेन बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू भी एक तरह से बढ़ती जा रही है और बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, राइट। तो अपनी नेबरहुड में अगर फंक्शन इंक्रीज करे, इफ दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, देन वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट द पॉइंट x = a। एंड अगर उल्टा हो जाए, जैसे जैसे डोमेन बढ़ाई वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है, देखो a - h फिर a फिर a + h, सबसे बड़ी वैल्यू है f of a - h पे, सबसे बड़ी यहाँ, फिर यहाँ। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल नेबरहुड। तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये होता है मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर। प्लीज नोट, कई लोग बस याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेंगे कि सर इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव। दैट इज ओनली ट्रू फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट द एक्चुअल डेफिनेशन ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, अपनी नेबरहुड में बढ़ना चाहिए, अपनी नेबरहुड में कम होना चाहिए। ये डेफिनेशन इवन फॉर डिसकंटीन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी वैलिड हो जाएगी बेटा। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट x = a। तो ये है a पर ग्राफ, ये है a की राइट नेबरहुड, ये है a की लेफ्ट नेबरहुड, ठीक है। तो आपको देखना है f of a तो नीचे यहाँ सॉलिड है, वहां हॉलो है, यहाँ सॉलिड है, तो सबसे बड़ा कौन है। देखो आप देखेंगे तो f of a - h जो है, ऐसे देखो f of a - h ये है, वो तो f से बड़ा है, और f of a + h, a + h पे फंक्शन की वैल्यू वो भी बड़ी है, f of a + h भी f से बड़ी है। सो बेसिकली ना तो ये वाली इनइक्वालिटी आई, ना ये वाली इनइक्वालिटी आई, ठीक है। सो हम बोलेंगे इस बार x = a पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज़ ना तो तीनों में बड़ा होता गया और ना तीनों में कम होता गया। लेफ्ट साइड में भी f छोटा है, राइट साइड में भी f छोटा है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इनफैक्ट दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, कि अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो गया, देखो, ठीक है। f क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, f से भी छोटा है, f से भी छोटा है, तो अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा ही लोकल मिनिमा का डेफिनेशन है, आगे आएगा मैक्सिमम मिनिमा में। बट अभी के लिए हम इसमें बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। इसको देखते हैं, a - h पे यहाँ है, fa पे ये वाला है, तो fa तो बड़ा हो गया f of a - h से, और f of a + h तो वही पहुंच जाएगा बिल्कुल, वहां से राइट में ऊपर आ रही है। सो f of a + h बड़ा है fa से भी। तो अब आप देख सकते हैं दोनों से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f of a - h सबसे छोटा है, फिर fa है, फिर f of a + h है, यानी कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एरो पॉइंटिंग अप दिखाने का मतलब होता है इंक्रीजिंग, एरो डाउन का मतलब डिक्रीजिंग होता है। ये तो खैर दिख रहा है मैक्सिमा है, अपनी नेबरहुड में सबसे बड़ा हो रहा है, देखो ये तो मैक्सिमा का, ये fa बड़ा है f of a - h से भी, और f बड़ा है f of a + h से भी। अगेन दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसकी बात कर लेते हैं, f of a - h जो है बड़ा है fa से, ये fa है, तो f of a - h ऊपर है ना, और f of a + h तुम्हारा थोड़ा सा कम हो गया, f of a + h कम हो गया fa से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा, फिर ये, और उसके बाद ये, करेक्ट। सो f of a - h सबसे बड़ा है, फिर fa है, और fa से भी, fa बड़ा है किससे, f of a + h से, तो अपनी नेबरहुड में कम होता जा रहा है। ये एग्जांपल डिक्रीजिंग का हो गया बेटा। तो ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक होती है, जनरल तरीका है। दिस इज इवन फॉर टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी इन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बड़े आराम से चेक होता है कि अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो स्लोप पॉजिटिव होगी तो इंक्रीज करेगा, है ना। और अगर उस पॉइंट पे अगर f' पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग, जीरो आ जाए तो आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते बेटा, आपको लेफ्ट राइट में देखना है। अगर मान लो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, a पे 0 आ गया डेरिवेटिव, तो आपको लेफ्ट और राइट में देखना। अगर लेफ्ट और राइट दोनों में वो प्लस और प्लस है तो वो अभी भी इंक्रीज करेगा बेटा, ठीक है ना। प्लस प्लस है तो उस पॉइंट पे भी इंक्रीज करेगा, वेयर दोनों अगर माइनस माइनस है, दोनों अगर माइनस माइनस है तो अभी भी डिक्रीज करेगा। बट एक प्लस एक माइनस है, सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग रहेगा। तो क्या मीनिंग है इसका, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0 1 and 2। तो हम f' निकालेंगे, डिफरेंशिएबल है तो पॉलिनोमियल है, f' 0 निकालो, -3 आ गया, f' 1 निकालो, x को 1 डालो, यहाँ पे x को 1 डाल रहा हूँ तो 3 - 3 0 आ रहा है, और x को 2 डालो तो 3 × 2 स्क्वायर -3, तो 12 - 3 9 आ रहा है। तो यानी ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग एट x = 2, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया उस पॉइंट पे, इंक्रीजिंग है। ये नेगेटिव आया, इसका मतलब डिक्रीजिंग एट x = 0। अब ये आ गया 0, तो अब 1 पर क्या होगा बेटा, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ जाए आपको उसके लेफ्ट राइट पे देखना है डेरिवेटिव का क्या हो रहा है। तो f' ये था 3 × x - 1 x + 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे वेवी कर्व के हिसाब से इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, 1 पे 0 होगा बेटा, और इधर -1 भी होगा। बात मत करो, 1 के अराउंड देखना है, तो 1 के अराउंड एक प्लस एक माइनस, तो आप बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज दोनों माइनस होते तो डिक्रीजिंग होता, दोनों प्लस होते 1 के अराउंड तो इंक्रीजिंग होता, बट नाइदर अभी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट प्लस और माइनस है। सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट x = 1, x = 1 पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है बेटा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं। कई बार मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल पूछ लेते हैं, ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। तो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि आपको पूरे एरिया में बताना है कहां-कहां इंक्रीजिंग है, पूरे एरिया में बताना है कहां-कहां डिक्रीजिंग है। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव रख के देखना है। तो fx के जब भी इंटरवल्स पूछे जाएं आपको बेटा क्या करना है, f' को पॉजिटिव नेगेटिव रख के देखना है, दैट्स इट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जेईई में अभी दिखाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं। f' हो जाएगा प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x x - 2 x + x - 2, तो 2x x - 2, और इसमें से भी 2 कॉमन, तो x - 1 यहाँ पर एक्चुअली में 4 हो जाएगा बेटा 2 की जगह, करेक्ट। तो अब हमें बस ये देखना है कि ये चीज कब पॉजिटिव हो रही है, कब नेगेटिव हो रही है। पॉजिटिव रख देता हूँ फॉर इंक्रीजिंग। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 1 2 हो गए, प्लस माइनस, तो जहां जहां ये पॉजिटिव हो रहा है वहां वहां ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो गया, तो fx इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और fx इज डिक्रीजिंग, यहाँ नेगेटिव लगा है मतलब फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से 0 यूनियन 1 से 2। बेटा इस पूरे इंटरवल में fx डिक्रीजिंग है, ठीक है। ओपन रखे हैं क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है साइन, तो हर जगह नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, अभी तो हमने ओपन ही रख दिए हैं, करेक्ट। मैं वैसे इसमें क्लोज भी कर देते हैं तो कोई गलत नहीं है, यहाँ भी क्लोज कर दो, यहाँ भी ओके ओनली दे आर, इट इज फाइन। कई बार एनसीईआरटी में ऐसा भी किया हुआ है, क्लोज भी कर देते हैं। चलिए तो अब इसका निकालते हैं इसका। तो f' क्या करेंगे हम,
4x और ln mod x का डेरिवेटिव, ये बात पहले भी हो चुकी है, मुझे याद आ रही है, ln mod x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है बेटा, ठीक है, ln mod x का डेरिवेटिव, क्योंकि ln mod x याद रख लो, जब भी इसका डेरिवेटिव निकालोगे 1/x होता है, 1 mod x नहीं होता, 1/x होता है। क्यों? पॉजिटिव से खोल लो तो 1/x आ गई, बट अगर नेगेटिव से खोलोगे, अगर ये x नेगेटिव है तो जब डिफरेंशिएशन करोगे 1/-x और चेन रूल की वजह से -1 भी आएगा, तो एक्चुअली वो 1/x ही हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ ln mod x एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है बेटा? ये आपको याद रखना है कि ये हमारा हमेशा 1/x होता है, हमेशा हमारा क्या होता है बेटा? ये 1/x होता है, याद रख लेना इस बात को। तो अब ये हो गया 4x² - 1/x, और इसे 2x - 1 2x + 1 लिख दिया, और अब इसे इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव रख दिया, -½ 0 और ½ +- पॉजिटिव एरिया शेड और इंक्रीजिंग पॉजिटिव एरिया शेड। सो इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा हो गया? जहां प्लस है, सो -½ से 0 यूनियन ½ से इंफिनिटी, ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा जब -∞ से -½ यूनियन 0 से ½ होगा, ठीक है ना? ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो यहाँ डिक्रीज करेगा फंक्शन। तो अब इसमें देखो, मैंने एक बात बोली थी कि यार क्लोज भी कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार ओपन दे देते हैं, कई बार क्लोज भी दे देते हैं, ओके। बट यहाँ पे जब अगर आप क्लोज भी करेंगे, कभी 0 पे क्लोज नहीं करेंगे, बाकी तो सब जगह क्लोज कर सकते हो, मतलब दैट इज आल्सो ओके, बट 0 पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है, 0 डोमेन में नहीं है बेटा, तो डोमेन का भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। पता चला तुम इंटरवल बता रहे हो मोनोटोनिसिटी का और डोमेन के बाहर दे रहे हो, ऑब्वियसली आंसर कैन नॉट गो आउटसाइड द डोमेन। इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर थी, इसकी डोमेन ऑल रियल अदर देन 0 है बेटा, ठीक है। 24 का देख लेते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। fx इज x to the power x, x ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग बताना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एमओडी के लेक्चर में बताया था, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके होते हैं, कोई भी मतलब देना x है बेटा, वो ये n टाइम्स x की पावर -1 नहीं, दैट इज नॉट हाउ दिस इज डिफरेंशिएटेड, वो तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो दो मेथड्स क्या थे? एक था लॉग लेना, दूसरा क्या था? अगर वो याद नहीं है ना तो गलत बात है बेटा, होना चाहिए। फिर भी हम कर सकते हैं x की पावर y को e की पावर y ln x, वेरी वेरी फेमस कॉमन मेथड इन कैलकुलस। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर का e की पावर ही रहता है, e की पावर x ln x इनटू चेन रूल की वजह से x ln x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x ln x को वापस x की पावर x लिख दो, ये तो याद ही हो जाता है इसका डेरिवेटिव, इतनी प्रैक्टिस करी होती है बच्चों ने। और क्योंकि अब ये इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो दिस इज ग्रेटर देन 0, अब ये तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि x इज पॉजिटिव, सो x की पावर x क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा बेटा, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, ये तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 + ln x इज पॉजिटिव, तो ln x इज ग्रेटर देन -1, सो x ग्रेटर देन e की पावर -1, सो x ग्रेटर देन 1/e हो गया, 1/e से इंफिनिटी हो गया है बेटा। फिर से देखो क्लोज फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सो दिस इज योर होमवर्क, सीधे इसको करना होता है, दो इक्वेशंस बनानी होती है, fx और f(1/x) में, ये का फेवरेट टॉपिक है भाई, कहीं ना कहीं मिक्स करके देते हैं हर साल ये चीज, तो x को 1/x रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर ऑल x अदर देन 0 है, तो हम x की जगह 1/x भी डाल सकते हैं, ये f(1/x) हो जाएगा, और 1/1/x ये x हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस प्रकार से दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको दो लीनियर इक्वेशंस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि यार ये देखिए, ये fx और f(1/x) में दो इक्वेशंस हैं, राइट, कि आपने देखा यार fx और ये fx यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी f(1/x), एक तरह से u और v में दो लीनियर इक्वेशंस हो गई हैं, तो अब आप जैसे मर्जी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके इन्हें सॉल्व बेटा कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये भी है, क्योंकि क्रॉस हो रहे हैं कोफिशिएंट्स, सीधे ऐड एंड सबट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दोगे तो 5 and 4 9fx प्लस 9 ही f(1/x) आ जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर दिया, x² + 1/x² - 4, और 9 से डिवाइड कर दो, सबट्रैक्ट भी कर दीजिए, 9 नीचे आ जाएगा, सबट्रैक्ट भी कर दीजिए, तो सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा बेटा? fx - f(1/x) आ जाएगा, सबट्रैक्ट करने पे x² - 1/x² और 2 और ये तो कट जाएंगे। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दो, मतलब ये जस्ट टेक्निक होती है, फिर ऐड करेंगे अब इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को अब जब ऐड करोगे तो हमारे पास f(1/x) भी कट गया, सो 2fx इज x² + 1/x² - 4/9 प्लस x² - 1/x², बस इसके नीचे तो 1 है, और अब fx यहाँ से निकल कर आ गया है बेटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? y इज 9x² fx, 9x² fx, अच्छा एक नया फंक्शन निकालना है 9x², तो देखो 9 का इंतजाम करा हुआ है, एलसीएम ले लेते हैं, 9 इधर आ जाएगा, सो 2fx इज x² + 1/x² - 4 प्लस 9x² - 9/x², और जो एलसीएम वाला 9 होगा वो इधर आ जाएगा 2 × 9, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से देखिए 9x² और x² हो गया 10x² और -8x/x² -4, 2 भी कट जाएगा सब में से, सो 9fx बन जाएगा 5x² - 5x² - 4/x² और -2 बन जाएगा बेटा, सब में से 2 काट दिया। अब वो कह रहा है कि 9x² fx करो, तो x² से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x² fx, क्या एलसीएम ले लो, एक ही बात है, 5x की पावर 4 -4 - 2x², तो ये फंक्शन हमारा y बन गया है, ये क्या बन गया बेटा हमारा? y फंक्शन ये बन गया है, ये फंक्शन y निकल कर आया है। अब हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं, 20x³ - 4x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी, तो 4x कॉमन, तो 4x √5x - 1 √5x + 1 ग्रेटर देन 0 -1/√5 0 1/√5 प्लस माइनस पॉजिटिव एरिया देख लो, जो जो आ रहा है ये वाला प्लस एरिया आ रहा है, ये वाला प्लस एरिया आ रहा है, तो ये वाले इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर हो गए, -1/√5 से 0 यूनियन 1/√5 से इंफिनिटी। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा तो आ रहा है बेटा, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें फंक्शंस का टॉपिक भी हो गया, ये x को 1/x रिप्लेस करने वाला कॉन्सेप्ट दिया है, 3f(x/3 + f(3 - x) और f'(x) पॉजिटिव दिया है। देखो किसी का f'' पॉजिटिव देने का मीनिंग है ये किसी का डेरिवेटिव है, f' का डेरिवेटिव है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि f'(x) इज, इससे मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं क्योंकि f' का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी f' इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x इन 0 से 3, f' एक कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, बोला आगे बोल रहा है कि जो g है जो f के टर्म्स में है, ये बताना है इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, अल्फा बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो जरा g को देख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट gx, तो हमारे पास आएगा g' 3f'(x/3) इनटू में 1/3 हो गया, और चेन रूल है ना इसका डेरिवेटिव भी, और इसका डेरिवेटिव हो गया f'(3 - x) इनटू में 3 - x का डेरिवेटिव -1 हो गया बेटा, 3 से 3 तो गया, सो f'(x/3 - f'(3 - x) ये बन गया g', ठीक है। g' और f' में एक तरह से मैंने रिलेशन निकाल लिया। नाउ मुझे चाहिए g कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो gx इज इंक्रीजिंग
इसका मतलब g डैश x इज पॉजिटिव, g डैश पॉजिटिव मतलब दिस इज पॉजिटिव, तो यानी f डैश x बाय 3 माइनस f डैश 3 माइनस x इज पॉजिटिव, ये उधर ले जाइए, सो f डैश x बाय 3 इज ग्रेटर देन f डैश 3 माइनस x। अब आएगा मजेदार स्टेप, ध्यान से देखिएगा, और अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब इसके बाद हमें x सॉल्व करना है, बट हमें पता है f डैश इंक्रीजिंग है, तो देखो f कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, hx एक इंक्रीजिंग है और ha ग्रेटर देन hb है, इफ h इज इंक्रीजिंग एंड ha ग्रेटर देन hb, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता a ग्रेटर देन b भी होगा, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है ना, जितना बड़ा इमेज होगा उतना बड़ा डोमेन होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपको दिया h ग्रेटर देन hb, तो आप a ग्रेटर देन b बोल सकते हैं। अगर ये डिक्रीजिंग होता और h ग्रेटर देन hb दिया होता, तो जितनी इमेज वैल्यू बढ़ रही है उतनी डोमेन वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी, है ना। डिक्रीज का मतलब ये होता है कि भाई आपका जितना इमेज बढ़ेगा उतना, सॉरी जितना x बढ़ेगा उतना y कम होगा, राइट। तो अगर यहाँ डिक्रीजिंग होता तो एंड h ग्रेटर देन hb होता, तो हम a लेस देन b बोल देते, करेक्ट, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। बट इंक्रीजिंग के लिए जब भी h ग्रेटर देन hb है तो इमेज बड़ा है तो डोमेन का भी x बड़ा होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि f डैश इंक्रीजिंग है बट f डैश इज इंक्रीजिंग और f डैश ऑफ दिस इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ दिस है, यानी x by 3 भी 3 माइनस x से बड़ा होना चाहिए, यानी x प्लस x by 3 ग्रेटर देन 3, तो 4x by 3 ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 9 by 4 हो गया बेटा। सो यानी 9 by 4 के आगे gx इंक्रीजिंग हो रहा होगा, gx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा 9 by 4 के आगे, और कहां तक 3 तक, क्योंकि उसने तो 3 पे वैसे ही रोका हुआ है, fx को भी रोका हुआ है, gx भी रोका हुआ है, सो यानी gx इज इंक्रीजिंग और x 9 by 4 से 3, तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग उल्टा ही आ जाएगा, है ना। gx डिक्रीजिंग कब हो जाएगा, gx इज डिक्रीजिंग जब वो 9 by 4 से कम होगा, मतलब 0 से शुरू हो रहा होगा 9 by 4 पे रुक रहा होगा। सो बस हमारा अल्फा तो 9 by 4 आ गया बेटा। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, 0 से अल्फा वो डिक्रीजिंग था, अल्फा से 3 इंक्रीजिंग था, सो अल्फा हो गया 9 by 4, अल्फा हो गया 9 by 4। 8 अल्फा पूछा है तो 18 हो जाना चाहिए, 8 अल्फा की वैल्यू 18 हो जानी चाहिए बेटा, 8 अल्फा इज 18, ओके। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक बार हो गया हाफ, अल्फा क्या हो गया, हाफ हो गया, तो बस अल्फा को हाफ डाल देते हैं, अल्फा को हाफ डाल देते हैं, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 हो गया वो, और अल्फा को हाफ डाला तो 1 प्लस हाफ अपॉन हाफ, 3 by 2 अपॉन हाफ, यानी वो tan इनवर्स 3 हो गया। और आईटीएफ में आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पाई होता है बेटा। आईटीएफ का लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे बताया हुआ है मैंने ये चीज। माइनस sin x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, वो हर x के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वल टू भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन साइड ऑफ द इक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x रखना है हमें, तो f डैश x निकालते हैं इसका, f डैश x हो गया a माइनस cos x, ठीक है, तो a माइनस cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x फॉर एवरी x। तो अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हम चाहते हैं हर x के लिए a cos x से बड़ा हो जाए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाएगा ना, a देयरफॉर a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स ऑफ cos x, कि अगर उसकी मैक्स से ही बड़ा हो गया, अगर a इसकी मैक्सिमम से बड़ा हो गया, तो खुद सोचो कुछ भी रख सकते हो, cos x से तो बड़ा ही जाएगा, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ cos x व्हिच इज 1, सो 1 से इंफिनिटी a की रेंज अगर हमने रख दी, कुछ भी रख दिया 1 या 1.1 1.2, तो हमेशा cos x से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, राइट। सो जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि सम पैरामीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो वो उसकी मैक्स से भी बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो a लेस देन इक्वल टू सम आ जाए, जैसे कि अगले में होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस cos x इज लेस देन इक्वल टू 0 कर लो फॉर ऑल x, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू cos x फॉर ऑल x। और अगर a छोटा है cos x से, तो उसकी मिनिमम से भी छोटा हो जाना चाहिए बेटा, मिनिमम से भी छोटा हो जाना चाहिए, सो a लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बड़ा रखना है ऑलवेज, तो मैक्सिमम से भी बड़ा रखो, और छोटा रखना है ऑलवेज, तो उसकी मिनिमम से भी छोटा रखो ताकि वो x हट जाए बेटा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां फंक्शन में एक पैरामीटर फंसा हुआ है। जैसे ये करते हैं, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, फॉर ऑल x दे देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है, हर x इन द डोमेन के लिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और यहां पैरामीटर फंसा होगा, तो f डैश x हो जाएगा और इसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे फॉर ऑल x, ठीक है। अब एक काम करो, a प्लस 1 वाली टर्म उधर ले जाओ, e की पावर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, और e की पावर x a प्लस 1 और e की पावर x से तो डिवाइड कर लो, ऐसा कुछ आ गया बेटा। तो आप देख पा रहे हैं a प्लस 1 जो है उसे लेफ्ट में ले लिया करो, अपना पैरामीटर है, इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, तो a प्लस 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। और ये अगर अब इससे छोटा है तो इसकी मिनिमम से भी छोटा होना चाहिए, और इसकी मिनिमम आप जानते हो t प्लस 1 बाई t टाइप की, t प्लस 1 बाई t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है फॉर t पॉजिटिव, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 होती है, क्योंकि पॉजिटिव है ना e की पावर x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, सो यानी कि a प्लस 1 बाई 2 क्योंकि छोटा है तो उसकी मिनिमम से भी छोटा रख देंगे तो सही काम चल जाएगा। सो a लेस देन इक्वल टू 3 हो गया बेटा, इसका आंसर क्या हो गया, a लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ऐसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। फॉर ऑल x की बात अगर कभी भी करी जाए, फॉर ऑल x का एक अब j का ऐसा करा देता हूं, ऐसा भी आया हुआ है, देखिए लैम्डा फॉर व्हिच दिस फंक्शन, लैम्डा के टर्म में पैरामीटर है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, देख लो फिर से, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, मतलब हम इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, जो लैम्डा का इंटरवल आएगा उसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे, वो लैम्डा स्टार कहलाएगा, ठीक है। तो f डैश x निकालते हैं पहले, तो 12 लैम्डा f डैश x निकाल रहा हूं, 12 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 72 लैम्डा x प्लस 36, करेक्ट, 12 तो कॉमन ही आ गया, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया, राइट। अब हमें इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है फॉर ऑल x, तो हर x के लिए अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक लग जाएगा, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक लग जाएगा कि अगर हर x के लिए पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा, और फिर इसका d लेस देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, एंड a पॉजिटिव, a तो लैम्डा है, तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा, और d लेस देन इक्वल टू 0 रखते हैं, सो 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 12 तो हटा दिया मैंने, 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो 12 लैम्डा इज कॉमन, तो लैम्डा की रेंज 0 से 1/3 आ रही है, 0 यहाँ वैसे ओपन आएगा, वैसे तो यहाँ 0 ओपन आ रहा है, बट 0 अगर हम इसमें डालें, ऐसा बताया था जब कोफिशिएंट 0 हो रहा है वाला केस अलग से स्टडी करो, लैम्डा 0 डाल के 36 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x टू आ रहा है, लैम्डा 0 आल्सो सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट होता है भाई, कि ग्राफ में हमें वही मिलता है जब क्वाड्रेटिक हो, जब क्वाड्रेटिक है नहीं, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक से डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया, और डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट कब करता है जब क्वाड्रेटिक है, तो वो केस जब क्वाड्रेटिक फेलियर हो रहा है, यानी कि लैम्डा 0 हो रहा है, वो केस अलग से देखना होता है। लैम्डा 0 डाल रहे हैं तो 3 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू है वो, तो लैम्डा 0 आल्सो सैटिस्फाइज, तो फाइनल लैम्डा की रेंज क्लोज्ड 0 से 1/3 हो रही है, हालांकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि हमें लैम्डा का इंटरवल में लैम्डा स्टार को लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए थी, लार्जेस्ट वैल्यू तो 1/3 रहेगी, डजंट इवन मैटर कि 0 पे आप क्लोज कर रहे हो या नहीं, बट द एक्चुअल करेक्ट थिंग टू डू इज कि 0 पे क्लोज भी करोगे। सो लैम्डा स्टार बन जाएगा हमारे पास 1/3, लैम्डा स्टार क्या बन जाएगा 1/3। अब बोल रहे हैं f लैम्डा स्टार 1 f लैम्डा स्टार -1 का सम निकालना, मतलब पहले तो लैम्डा स्टार डाल दो इसमें, तो fx आ गया 4/3x³ माइनस 12x² प्लस 12x प्लस 48, राइट। ठीक है मैंने यार 36 ही रहेगा, चाहे तो लैम्डा को बेसिकली 1/3 डाल दिया, और अब जब f ऑफ -1 निकालोगे तो ये -4/3 -12 -36 प्लस 48 होगा, और f ऑफ 1 निकालोगे इन दोनों का सम निकालना है, तो 4/3 -12 प्लस 36 प्लस 48, और जैसे इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो 48 प्लस 48 -12 तो 36 प्लस 36 72 बन रहा है बेटा मेरा, तो आंसर 72 ऑप्शन भी है, तो डी इज द आंसर व्हिच आई एम गेटिंग। ठीक है, करा दिया तुम्हें ऐसा मैंने, जेई का भी इस तरह से, तो फंक्शन यूज करना मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, तो fx इज x की पावर 1/x, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो e की पावर 1/x ln x लिख लेते हैं, और अब डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर का e की पावर, और इसमें इन रूल लग गया, और ये तो वापस x की पावर 1/x हो गया 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर, और अब मैं इसको देख रहा हूँ ये कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि x पॉजिटिव ही मान लेते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो 1 ग्रेटर देन ln x, यानी ln x लेस देन 1, यानी x लेस देन e की पावर 1, x लेस देन e हो गया बेटा, यानी e से कम में ये इंक्रीज कर रहा है, ई से कम में ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली फिर ई से बड़ा डालूंगा अगर एक्स तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगी, फिर ये डिक्रीज करेगा, राइट। सो बेसिकली इंक्रीज पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर सॉरी पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। अब तुम ये सोचो ई और पाई की पोजीशन देखते हैं कहां है नंबर लाइन में, ना पाई तो बड़ा होता है, पाई 3.14, ई तो 2.71 होता है कुछ, है ना, डीपीएस कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होती है पाई से, तो अब कौन सा बड़ा होगा, एफ ऑफ ई बड़ा होगा या एफ ऑफ पाई बड़ा होगा, सोचो ना, एफ ऑफ ई बड़ा होगा कि एफ ऑफ पाई बड़ा होगा। देखो ई से पाई में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब जितना डोमेन में आगे जा रहे हो फंक्शनल वैल्यू इतनी छोटी जा रही है, सो एफ पाई क्या होगा, छोटा हो जाएगा, एफ ई बड़ा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग बिहेवियर हमने क्या बता दिया, एफ ऑफ ई बड़ा है एफ ऑफ पाई से, और एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/, एफ ऑफ पाई हो जाएगा पाई की पावर 1/पाई। अब ये 1 अपॉन वाली पावर इधर ले जाओ भाई, ये तुम कर लेते हो ना, अगर x की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/5 है, तो पाई उधर और 3 उधर ले जाते हो ना, x की पावर 5 इज ग्रेटर देन पाई की पावर 3 कर देते हो, वही चीज मैं करने को कह रहा हूं कि पाई इधर ले जाओ और पाई की पावर e बन गया, तो e की पावर पाई बड़ा आ गया पाई की पावर e से बेटा, तो e टू द पावर पाई इज बिगर, e टू द पावर पाई इज बिगर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन 2024 में, ये देख लो e की पावर पाई बड़ा है पाई की पावर e बड़ा है, और इस बार फंक्शन जो है ये यूज करना है, सिमिलर ये फंक्शन, तो दिस यू कैन डू नाउ वेरी इजीली। तो कैलकुलस के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन होती है दोस पॉइंट्स वेयर या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन आर दोस वेयर dy by dx इज आइदर 0 और इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जनरली लोग क्या कहते हैं dy by dx 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, नहीं, क्रिटिकल पॉइंट में वो भी पॉइंट्स लेंगे जहां पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x के क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ 0 से 2 पाई में, तो दो फंक्शंस का मैक्सिमम है, आपको पता है sin x का पहले ग्राफ बनेगा, cos x का ग्राफ बनेगा, और फिर मैक्सिमम का मतलब जो ऊपर रहेगा वो जीत जाएगा बेटा। तो नीचे वाला पार्ट हटा देता हूं, नीचे वाला पार्ट हटा देता हूं, और यहाँ पे नीचे ये है, ये हटा देता हूं। सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x, ऐसे ही बनता है, बहुत करा है हमने इस तरह की चीजें, कैलकुलस में बहुत यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी बनती है, मैक्सिमम ऑफ टू ग्राफ्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये मिलते कहां है π/4 पे, तो दिस इज π/4, और ये मिलते कहां है 5π/4 पे भी मिलते हैं एक बार, पाई के आगे जाके, करेक्ट। तो अब ये बोला जा रहा है इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ 0 से 2 पाई ओपन में, तो देखो दो जगह तो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो x इक्वल टू π/4 और 5π/4 पे, क्योंकि शार्प कॉर्नर्स हैं, आपको पता है शार्प कॉर्नर का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपने पढ़ा है कि शार्प कॉर्नर का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट होता है बेटा, राइट। और तो देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, बिकॉज़ क्रिटिकल पॉइंट्स वो भी होते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां डेरिवेटिव एक्जिस्ट नहीं करता, तो ये दोनों तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो ही गए, और डेरिवेटिव 0 यहां हो रहा है, देखो π/2 पे तो डेरिवेटिव 0 हो ही रहा है, और तो डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, एंड पे हो रहा है, वो तो कर लेना ही नहीं, बाउंड्री पॉइंट 2 पाई, सो x इक्वल टू π/2 पे dy by dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे dy by dx क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, और यहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए ये तीनों 3 हो गया आंसर, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए इस ग्राफ के। इस ग्राफ के कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है बेटा, वही, अब इसका तो ग्राफ तो हमें आता नहीं है, पिछला तो हमने ग्राफिकली देख लिया, इसका हमें ग्राफ नहीं आता तो हम f' से चलते हैं, f' इसका निकालेंगे, x की पावर 1/3 कांस्टेंट, इसका 1 प्लस x - 4 कांस्टेंट 1/3 x की पावर -2/3, तो x की पावर 1/3 प्लस x - 4 अपॉन 3 x की पावर 2/3, और एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स x - 1 अपॉन 3x की पावर 2/3। ठीक है, ये बन गया f', ये बन गया बेटा मेरा f'। तो अब खुद सोचिए, इसको 0 रखूंगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, और x इक्वल टू 0 भी है बेटा, क्योंकि x इक्वल टू 0 डोमेन में तो है, बट वहां डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो रहा है, x इक्वल टू 0 भी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए बेटा, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं, राइट, क्योंकि 1 पर तो डेरिवेटिव 0 ही हो रहा है, और एक पॉइंट लेना है 0 जहां पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट वहां भी है, बिकॉज़ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल अभी मैक्सिमम मिनिमम में होगा, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको इन्हें समझना है बेटा। चलिए, तो बिल्कुल ऐसा वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच दिस फंक्शन डज नॉट पोजेस एनी क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए ग्राफ, तो यानी यार डेरिवेटिव ना तो 0 होना चाहिए और डज नॉट एग्जिस्ट भी कहीं नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेट अस सी पहले डेरिवेटिव को निकालेंगे, पहले एक बात देख लेते हैं, cos 2x दिख रहा है, sin 2, हां रेडियन sin 2 कांस्टेंट है, वो तो फर्क नहीं पड़ता, लीनियर है, तो fx हो गया एक तरह से b² - 3b + 2 इनटू cos 2x प्लस b - 1 इनटू x प्लस sin 2 रेडियन। तो f' निकालते हैं जरा, b² - 3b + 2 cos 2x का हो गया -2 sin 2x, और ये हो गया b - 1, ये बेसिकली 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट तो कहीं आएगा ही नहीं, बिकॉज़ sin है यार, sin तो हर बार एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको उधर ले जाता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। सो फाइनली व्हाट वी हैव इज कि भाई अगर मैं देखूं कि उधर लेकर चले जाऊं, b - 1 इज इक्वल टू 2 sin 2x इनटू, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, b - 1 इनटू b - 2। अब क्या b1 और ये 1 काट दें, देखो b इक्वल टू 1 यानी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें बस ये चेक करना है। तो b इक्वल टू 1 अगर मैं डालूं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, sin 2 आ जाएगा, तो sin 2 तो
कांस्टेंट फंक्शन है तो सारी क्रिटिकल पॉइंट्स का डेरिवेटिव हर जगह 0 होता है, राइट? सो एक्चुअली b1 हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं काट देता हूं बिकॉज़ मुझे तो वैसे भी डज नॉट इक्वल टू चाहिए, तो b1 तो नहीं लूंगा ना, b1 तो इक्वल हो जाएंगे, तो b इज नॉट इक्वल टू 1 डेफिनेटली। अब क्या बचा यहां पे? सो 2 sin 2x into b minus 2 not b 1 बेसिकली, तो sin 2x should not be equal to 1 upon 2b minus 2। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप चाहते हैं कि यार b की ऐसी वैल्यू बताओ, रेंज ऑफ b बताओ सच दैट कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए, यानी sin 2x इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो sin 2x इसके बराबर कब नहीं होगा? जब ये जो भाई साहब हैं ये कहेंगे यार मैं या तो 1 से बड़ा निकाल लेता हूं या -1 से छोटा निकाल लेता हूं, तो sin 2x तो मेरे बराबर हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो रेंज के बाहर चले जाऊंगा, राइट? सो मुझे समझ आ रहा है कि अगर हम चाहते हैं किसी भी x के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट ना आए तो ये चीज उसकी रेंज के बाहर हो जानी चाहिए, ये चीज उसकी रेंज के बेटा बाहर हो जानी चाहिए, ओके? ये चीज उसकी रेंज के बाहर हो जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो इसकी रेंज की अगर बाहर हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा? दिस इज ग्रेटर देन 1 रख देंगे, सो 1/2 b - 2 को ग्रेटर देन 1 और 1/2 b - 2 को लेस देन -1 रख देंगे बेटा। ये दो चीजें हमें करनी होगी, ये दो चीजें हमें करनी होगी। तो यहां वेवी कर्व लगा दो बस और सॉल्व कर लो, निकाल लेते हैं। देखो b की रेंज, b की रेंज निकालने के लिए बस अब क्या करना है? वेवी कर्व लगाना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/b - 2 ग्रेटर देन 2 कर दो, लेफ्ट में ले आओ 1 - 2b + 4, तो ये हो गया 2b - 5 अपॉन b - 2 और लेस देन 0 कर देता हूं, तो 5/2 एक तरह से आ गया है। b ये जो है आ गया है बेटा, करेक्ट? 2 से 5/2। और अब दूसरा देख लेते हैं, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। दिस इज लेस देन -1, सो सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं। 1/b - 1 लेस देन -2, 1/b - 2 था ना वो, 1/b - 2, 1 + 2b - 4 अपॉन b - 2 लेस देन 0, b - 3 अपॉन b - 2 लेस देन 0, 3/2 2, और ये ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया नेगेटिव एरिया शेड। सो 3/2 से 2 यहाँ और 2 से 5/2 यहाँ, तो बेसिकली b की जो रेंज आ रही है दोनों का यूनियन ले लेंगे, 3/2 से 2 और यूनियन 2 से 5/2। अब जरा ध्यान से देखना 2 पे क्या दिक्कत है, इसने तो एक इंटरवल दिया है, 2 पे क्या हो रहा होगा? b = 2 अगर तुम डाल दोगे बेटा तो एक्चुअली हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो तो हम नीचे लाए हैं। b = 2 अगर हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, बेसिकली b = 2 पे, b = 2 पे क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया x + sin 2, x + sin 2 हो गया तो हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि f' तो 1 आ जाएगा बस, f' तो 0 आएगा नहीं ना, कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं बेटा। इसलिए हमें समझ आ रहा है कि b = 2 इज आल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि वहां पे fx की वैल्यू क्या आ रही है? fx की वैल्यू आ रही है x + sin 2, और x + sin 2 होने का मतलब कि वहां f' कभी 0 ही नहीं रहा, यानी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। हम यही चाहते थे कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ना आए बेटा, और अगर x = b = 2 होगा तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। सो b की वैल्यू 3/2 से 5/2 ही बन गई, b1 और b2 की वैल्यूज आ गई हैं, इनका सम करना है बस, और हो गया। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन पूछा है देखो जेईई ने 2024 में, इट्स वेरी सिमिलर। अब आप ये